बीएससी पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थर्ड यूनिट जिसका अध्ययन हम इन दिनों कर रहे हैं, उसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, एम्पियर का क्या नियम है और एम्पियर के नियम की कई एप्लीकेशंस सीखे हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ यह टॉपिक अपने प्रायोगिक कार्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि हम प्रयोगशाला में आरसी परिपथ का अध्ययन करते हैं। ये एक प्रयोग है। हम इस सर्किट को ट्रांजिएंट बिहेवियर के रूप में कह रहे हैं। आप इसका सर्किट देखिएगा। आर और सी को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, उससे आई करंट प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ में हम ओ ए और ओ बी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं जब चाहें किसी को भी एक। तो इस प्रक्रिया में हम जो स्विचिंग एक्शन है वो लगभग नैनो सेकंड के ऑर्डर में हम इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब ओ ए होगा तो यह प्रोसेस चार्जिंग में हो जाएगा और जब ओ बी होगा तो यह प्रोसेस डिस्चार्जिंग में हो जाएगा। इस कारण से हम इस तरीके के परिपथ का जो व्यवहार है उसको ट्रांजिएंट बिहेवियर के रूप में कहते हैं। सर्वप्रथम हम इसके चार्जिंग स्टेटस की स्टडी करते हैं। इस कार्य के लिए हमने कुंजी के द्वारा ओ और ए परिपथ को बंद किया है और ओ और बी परिपथ खुला हुआ रहा है। आप देखिएगा, जब ओ ए परिपथ को हम बंद कर रहे हैं तो चार्जिंग प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है और परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिएगा प्रारंभ में t बराबर 0 पर कैपेसिटर की जो प्लेट हैं उन पर आवेश का मान 0 है, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, मान लीजिए किसी निश्चित टाइम t पर जो आवेश है वह q है। अर्थात कैपेसिटर की प्लेटों का समय के साथ आवेश का मान बढ़ता जाता है। जब आवेश का मान बढ़ता है तो इसका अर्थ हुआ कि उस पर विभव का मान भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि Q = CB, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो उस केस में आवेश के मान बढ़ने के कारण विभव का मान भी बढ़ने लगेगा और परिपथ में जो शेष विभव है जिसका मान E-B होगा वह कम होता जाएगा और एक स्थिति आएगी कि E-B का जो मान है वह IR के बराबर होगा। तो जो बात आपको इस प्रकार से समझाई गई है, आप उस तथ्य को किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आधार पर भी लिख सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आधार पर यदि हम लिखेंगे तो जो बैटरी का विभव है यह रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के सम के इक्वल बराबर होगा। तो इसलिए जो समीकरण बन जाती है वह समीकरण है E = IR + Q/C। हम लिख सकते हैं E-Q/C = IR और I का मान होता है dQ/dt। देयरफॉर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा फिल्टर करते हैं तो हम लिखते हैं dQ/E-Q/C = dt/R। दोनों जो तरफ हैं हमने सभी टर्म को फिल्टर आउट कर लिया है। अब हम इंटीग्रेशन के साइन लगाते हैं। इंटीग्रल पर जो टाइम है वह टाइम 0 से t समय है और जब टाइम 0 से t होता है तो कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश का मान 0 से q हो जाता है। तो इस इंटीग्रल की लिमिट के मान लगा करके हम इंटीग्रल को हल करते हैं और इंटीग्रल को हल करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है log of E-Q/C - log E is -t/RC। Just after some little simplification,
log x minus log y is equals to log x upon y. Therefore, we get on simplification that e minus q by c is equals to e small e power minus t by r से, और q is equals to c e 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर से। हम सी ई को Q0 कह रहे हैं, इसलिए आवेश का जो समीकरण बन गया है वह समीकरण हो गया है Q इज इक्वल्स टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यह समीकरण संधारित्र पर आवेश के मान को समय के सापेक्ष चरघातांक के रूप से वृद्धि के रूप में दर्शा रहा है, जिस मान को मैंने ग्राफ से आवेश और टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट भी किया है। इस समीकरण में जो आर सी का पद है इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। कुछ बुक्स इसको लैम्डा लिखती हैं, कुछ बुक इसको टाउ से रूप में लिखती हैं। यदि आर सी टाइम कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से इसकी जो इकाई है वो सेकंड आनी चाहिए। मैंने इसको हल किया है, आर सी का जो गुणनफल है वह सेकंड प्राप्त हो रहा है। इस कारण से हम आर सी को टाइम कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं। आप जानते हैं 1/e इज इक्वल्स टू 0.37 होता है। यदि आवेश के मान में आवेश की समीकरण में इस मान को रखा जाए तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वह समीकरण है q इज इक्वल्स टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, अर्थात q इज इक्वल्स टू 0.63 q इज इक्वल्स टू 0.63 Q0। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जितने समय में संधारित्र के आवेश का मान शून्य से बढ़कर मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाता है, वह जो टाइम है वह टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और इस समीकरण से आप ये भी देख सकते हैं कि dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 1/τc, अर्थात dq बाई dt आवेश प्रवाह की जो दर है वह टाइम कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात आरसी परिपथ में जो समय नियतांक है वह उसका मान जितना अधिक होगा आवेश की वृद्धि दर उतनी कम होगी। आवेश की वृद्धि दर कम होने का अर्थ हुआ कि संधारित्र के आवेशन में समय लगेगा, संधारित्र देरी से आवेशित होगा। इसी प्रकार यदि समय नियतांक का मान जितना कम होगा उस स्थिति में आवेश की वृद्धि दर उतनी ज़्यादा होगी, अर्थात संधारित्र अतिशीघ्र आवेशित हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकल वर्क में आर और सी के कुछ निश्चित मान को सेलेक्ट करके प्रयास करते हैं कि संधारित्र का आवेशन की जो प्रक्रिया है वो है इस प्रकार से हो कि हम अपने पाठ्यांक पूरे ले सकें। अब हम इस समीकरण से धारा का मान निकाल सकते हैं। I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, q का मान हमारे पास प्राप्त है और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है I इज इक्वल्स टू I0 e की पावर माइनस टी बाई आर सी। अगेन अगर टाइम t को हम टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लें तब समीकरण बनेगा I इज इक्वल्स टू I0 e की पावर माइनस 1, अर्थात वह समय चार्जिंग प्रोसेस में वह समय जिसमें धारा का मान मैक्सिमम धारा का 37% रह जाए वह टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और यह जो समीकरण है यह समीकरण बतलाती है कि आवेशन प्रक्रिया में जो धारा का मान है वो चरघातांक के रूप से कम हो रहा है। तो हमने अभी तक आवेश और धारा का मान चार्जिंग प्रोसेस में कंसीडर कर लिया है। अब हम धारा और आवेश का मान डिस्चार्ज प्रोसेस में अध्ययन करना चाहते हैं। तो जो हमारा प्रारंभिक परिपथ है डिस्चार्ज की स्टडी करने के लिए अब हमें OA परिपथ को ओपन करना पड़ेगा, OA परिपथ से कुंजी को हटाना पड़ेगा और OB परिपथ को कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थात इस OB परिपथ को पूर्ण करेंगे। OB परिपथ को जब हम पूर्ण करते हैं तो इसमें कोई भी बैटरी का सोर्स नहीं है और इस कारण से जो पूर्व में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, अर्थात उसके ऊपर अधिकतम आवेश का मान प्लेट पर आ चुका है, अधिकतम विभव को प्राप्त कर चुका है, अब वह कैपेसिटर डिस्चार्ज होना प्रारंभ करेगा। इस कारण से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लगा करके दोबारा यह समीकरण प्राप्त करते हैं। IR प्लस Q बाई सी
इज इक्वल्स टू 0। और इस समीकरण को फिर हम फिल्टर आउट करके इंटीग्रल का लिमिट लगाते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब लिमिट हम 0 से t पर लगा रहे हैं तो उस 0 वाले समय पर चार्ज का मान अधिकतम है। इस कारण से इंटीग्रल में जो मैंने लिमिट रखी है वह q 0 से q है। और इस सिंप्लीफिकेशन करने पर हमें आवेश की समीकरण प्राप्त हो रही है और वह समीकरण का मान है q इज इक्वल्स टू क्यू 0 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यह जो समीकरण प्राप्त हुई है, यह समीकरण संधारित्र के अनावेशन प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त हुई है। और अनावेशन प्रक्रिया में यह बता रही है कि आवेश का जो मान है वह चरघातांकीय रूप से क्षय हो रहा है। और इसको हम टाइम कांस्टेंट के पद में भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट के पद में जब हम निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम चार्ज का यह आवेश का मान केवल 37% रह जाता है। हम धारा का मान भी निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और हमें इस प्रकार जो समीकरण धारा के लिए प्राप्त होती है वह समीकरण है I इज इक्वल्स टू I-0 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यह समीकरण बताती है कि अनावेशन प्रक्रिया में समय के सापेक्ष धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात चरघातांकीय रूप से घटती है जब तक कि संधारित्र पर आवेश का मान शून्य ना हो जाए। मैंने इन ग्राफ में आवेश के मान को समय के सापेक्ष, करंट के मान को समय के सापेक्ष, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में प्लॉट किया है। ये ग्राफ भी एग्ज़ाम में पार्ट ए के जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछे गए हैं। हम इस प्रक्रिया में एक कार्य और कर सकते हैं, वह कार्य है कि हम एनर्जी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एनर्जी का कितना लॉस हुआ, आप जानते हैं अभी हमने समीकरण निकाला है। आवेश में जो धारा का मान है वह मान होता है I इक्वल्स टू I0 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, जहाँ पर I0 का जो मान है वह Q0 बाई आर सी होता है। इस प्रक्रिया में हम कह रहे हैं, मान लीजिए टाइम dt में जो आवेश आता है वह dq है, इसलिए dq का जो मान होगा वो I स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। I स्क्वायर में मान रखने पर जो हमें इंटीग्रल प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है Q0 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर आर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t बाई आर सी ऑफ डी टी। हम 0 टू इन्फिनिटी के इस इंटीग्रल की लिमिट को रख करके इंटीग्रल को हल करते हैं और हल करने पर हमें एनर्जी लॉस जो प्राप्त होता है वह मान प्राप्त होता है 1/2 Q0 स्क्वायर बाई सी। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी जो लॉस है वो लगभग 50% है और 50% ही एनर्जी का स्टोर हो रहा है। यह आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आवेशन और निरावेशन प्रक्रिया में आवेश और धारा के परिवर्तन को पूछा जाता है, ग्राफ को पूछा जाता है। साथ ही इस आर्टिकल पर परीक्षा में कई न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते रहते हैं। तो हमें आवेश प्रक्रिया के दोनों समीकरण, आवेश का मान, धारा का मान और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में आवेश का मान, धारा का मान के समीकरण याद रहें, निकाल सकें फुर्ती से, तब हम इंटीग्रल्स को, तब हम जो अंकित प्रश्न आएंगे उनको हल कर सकेंगे। अपने पाठ्यक्रम में ट्रांजिएंट बिहेवियर के रूप में एक दूसरा परिपथ और है, वह RL है, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।